गुड आफ्टरनून। मैं आपका नया फिजिक्स का फैकल्टी हूँ और मैं अभी आपका 11th का क्लास लूँगा। मेरा नाम एस कुमार साहू है और मेरा मास्टर फिजिक्स में कंप्लीट हुआ है आईआईटी खड़गपुर से। अभी मुझे पता चला कि आपका सर्कुलर मोशन जो क्लास है वहाँ तक आपका क्लास चल रहा है। आज हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। पहले देख लेते हैं बेसिक में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार रिवाइज करने जैसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर, जिसको हम हिंदी में सदिश बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे और थोड़ा सा फोर्स के बारे में देख लेंगे। इसी को वेक्टर से रिलेट करके फोर्स को देख लेंगे कि अगर अलग अलग जो क्वेश्चन आ रहे हैं फोर्स से रिलेटेड, उसको सॉल्व कैसे करना। ठीक है, तो अगर एक फोर्स दिया हो मुझे F1, कोई दूसरा फोर्स दिया हो मुझे F2 और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो मुझे रिजल्टेंट जो फोर्स है वो बताना है कि वो कितना होगा। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा वेक्टर के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है R इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी क्या है? ए और हेलो हेलो। हाँ हाँ, ठीक है करवा रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। करवा रहे हैं सर, करवा रहे हैं। हेलो सर, ये पिन कर दीजिए ना, रूम नंबर 1 का। हाँ हाँ हाँ, हो गया सर। ठीक, तो दो वेक्टर दिया हो तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे ए क्या है, पहले वेक्टर का रिजल्ट की वैल्यू है, दूसरा बी जो है दूसरे वेक्टर की वैल्यू है, और जो ये थीटा है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अगर हमें एक फोर्स दे दे F1, दूसरा कोई फोर्स दे दे F2, तो दोनों के बीच अगर थीटा एंगल है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। जितना भी वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सदिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी दे देता v1 एंड v2, तो भी हम रिजल्टेंट निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल लेते, अब एक इसमें अब अगर ऐसा कोई कंडीशन आए जहाँ पे a इक्वल टू बी हो जाए, तो हम इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। तो इसका इस फार्मूले का शॉर्टकट फॉर्म ये है। कब है? जब दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो अगर बराबर हो तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे दे दे कि ये इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, इसकी भी वैल्यू 10 न्यूटन है, तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर बोल दे कि इसका वैल्यू 10 न्यूटन है, इसका वैल्यू 12 न्यूटन है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। अब अगर चलिए, अगर इसका वैल्यू 1 ले लेता हूँ सिंपल करने के लिए, इसका भी वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, 1 न्यूटन और 1 न्यूटन। अब इस फॉर्मूले में पुट करके देखता हूँ कि क्या आता है। इसका वैल्यू मैं 60 ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो A इक्वल टू 2 इंटू 1 cos 60/2 इक्वल टू 2 cos 30। जैसे ही cos 30 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इतना सिंपल है। अब अगर 1 न्यूटन और 2 न्यूटन हो, यहाँ के बीच का इनके बीच का एंगल जो है 60 हो, तो हम
इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 कॉस 60। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। जो भी डायरेक्शन निकालने का भी अलग फॉर्मूला होता है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि एक जो वेक्टर है ए है, चलिए फोर्स बोल देता हूं मैं। एक जो फोर्स है वो ए है, दूसरा जो फोर्स है वो है बी। इसका मैग्नीट्यूड जो है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं या डायरेक्ट ए से भी डिनोट कर सकते हैं। बी जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है कुछ ऐसे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डायरेक्ट बी से भी डिनोट कर लेते हैं। अब इनके बीच का अगर एंगल थीटा हो, ठीक है, अगर ए बराबर बी हो तब क्या होगा, तब ये होगा कि इसके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आएगा ये 20 से होके जाएगा। यहाँ पे होगा थीटा बाई 2, यहाँ पे होगा थीटा बाई 2, और ये जो इनका रिजल्टेंट है उसको चलो मैं सी बोल देता हूँ। तो ये दोनों के बीच में होगा। ये बिल्कुल कैसा है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, एक कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, कोई दूसरा लड़का यहाँ पे खड़ा है, कोई तीसरा लड़का यहाँ पे खड़ा है, 1 2 3। दूसरे बच्चे और तीसरे बच्चे का जो ताकत है वो एक जैसा है, समझो। पहला जो बच्चा है उसको दोनों रस्सी से बांध के खींच रहे हैं, तो इस पे किधर बल, इस पे किधर फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा इधर फोर्स, ठीक है। ये इसी चीज को बताता है। यहाँ पे इसने कोई फोर्स लगाया, यहाँ पे इसने कोई फोर्स लगाया, तो रिजल्टेंट किधर गया, इधर गया। बीच में तभी जाएगा, बीच में तभी जाएगा जब दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर हो, ठीक है। अब अगर दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर नहीं हुई तो क्या होगा, चलो ए है ये बी है। अब अगर ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी हो तो क्या होगा, ठीक है। एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये रस्सी से बांध कर इसको खींच रहा है, दूसरा लड़का यहाँ पे है, ये दूसरा लड़का भी रस्सी से बांध के इसको खींच रहा है, लेकिन जो ए है वो ज्यादा ताकत लगा रहा है बी की तुलना में, तो ये इस पे जो थोड़ा फोर्स लगेगा थोड़ा ए की तरफ होगा, वो कुछ ऐसे। ये दूसरा कंडीशन है। ये जो है पहला कंडीशन था जब ए बराबर बी था, ये है ए बड़ा है बी से, तब की बात है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं जहां पे बी बड़ा हो ए से। इस पे क्या होगा कि भाई कोई एक लड़का है ए, कोई लड़का है बी, कोई लड़का यहाँ पे है, इस पे अगर बी ज्यादा ताकत से खींच रहा है ए की तुलना में तो क्या होगा, ये इधर इस पे कोई फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स ए है एक फोर्स बी है, लेकिन बी का वैल्यू अगर ज्यादा है तो रिजल्टेंट जो आएगा सी, उसकी वैल्यू, उसका जो डायरेक्शन है थोड़ा बी की तरफ से हो, बी की तरफ ज्यादा झुकाव रखेगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये अल्फा बोल दूं, ये थीटा बोल दूं, ये अल्फा ये थीटा, तो ये जो अल्फा, ये अल्फा बोल देता हूँ, ये बीटा, तो ये जो अल्फा और जो बीटा है, ये जो अल्फा और बीटा है वो थीटा बाई 2 से यहाँ पे छोटा है, बहुत छोटा है। ये झुकाव रख रहा है ए की तरफ या बी की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस बात को देखिए कि अगर किसी चीज, जो कोई चीज है अगर रुका हुआ है, उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 है, त्वरण अगर 0 है तो हम बोलेंगे फोर्स भी 0 होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलता है, ए इक्वल टू एम ए। अगर ए बराबर 0 हुआ तो ए भी खुद ब खुद 0 हो जाएगा, यानी कि अगर एक्सीलरेशन है ही नहीं तो फोर्स भी उस पे, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन।
एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ पे है या कोई वस्तु मान लीजिए, इस वस्तु पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तीनों कोण बराबर हैं, 60 60 60 डिग्री के, या दूसरे शब्दों में बोलना चाहो तो तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तीनों जो फोर्स लगा वो बराबर है, एफ एफ एफ। तो बताइए कि नेट जो फोर्स है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बालक खड़ा है, जो भी है, उस पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। ये हमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट अभी जो रिजल्टेंट वाला फार्मूला बताया उससे, दूसरा जो है हम कॉन्सेप्ट लगा के, अपना थोड़ा बुद्धि लगा के निकाल सकते हैं। इसी को मैं इस तरह से, दूसरा क्वेश्चन इसका ये बना सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से इस पे कोई इस तरह के से फोर्स लग रहा है, इधर से कोई फोर्स लग रहा है, इधर से कोई फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा ये मुझे बताना है। डायरेक्ट बताने का भी तरीका है, डायरेक्ट हम जान जाएंगे कि कितना आंसर आएगा, लेकिन पहले फार्मूले से देख लेते हैं कि रिजल्टेंट वाले फार्मूले से क्या होगा। तो पहले तो सिर्फ दो वेक्टर को पकड़िए, सिर्फ दो वेक्टर को पकड़िए, ये दोनों। चलो इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, वेक्टर है तो ये, इसका जो वैल्यू था एफ था, इसका भी जो वैल्यू मैंने बोला था वो एफ था। तो दोनों के कारण जो फोर्स आएगा मैं उसको निकाल सकता हूँ। जो रिजल्टेंट मेरे पास आया, रिजल्टेंट फोर्स, वो हो जाएगा 2 cos। अब ये जो इसकी जो वैल्यू होगी, चलो मैं बोलता हूँ थीटा, तो वो मैं थीटा रख दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी वहां से यहाँ पे रख दूंगा, डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों फोर्स के कारण मुझे रिजल्ट पता चल गया। अब मैंने बोला था कि दोनों फोर्स अगर बराबर हैं, दोनों फोर्स अगर बराबर होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट होगा ऊपर की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या होगा कि एक फोर्स से इधर लग रहा है, एक फोर्स से इधर लग रहा है, दोनों की वैल्यू एफ है, ठीक है। इनके बीच का एंगल अगर आप अच्छे से देखें, तीनों सिमेट्रिक में है, सिमेट्री है, और ये 360 है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना एंगल है सीधा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। 120 पर हर एक दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसमें भी आप सिंपल इसी फार्मूले का यूज करके इन दो वेक्टर के कारण रिजल्टेंट ला सकते हैं। चलो आपका रिजल्टेंट आ गया आर, तो क्या हो जाएगा, अब इस पे एक रिजल्टेंट लग रहा है नीचे की ओर आर, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है एफ। 3 था, 3 वेक्टर, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया सिर्फ 2 वेक्टर में। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व हम ऐसे, ये तो हमारा दोनों जो वैल्यू है एफ और ये आर दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो हम यूज करेंगे एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू आर कॉस थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा होगा 180 डिग्री। इन दोनों के बीच जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब होता है 180 डिग्री का स्क्वायर। इसके बाद जो हमारा नेट फोर्स जो है वो पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे कितना लग रहा है। जब आप इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो टोटल वैल्यू है वो 0 है। ये कैलकुलेशन करने का मेथड है। कैलकुलेशन किए बिना भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे आंसर आएगा। ये ट्रायंगल है, इसके सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बालक है, जो भी है। इस अगर इधर से कोई उसको धक्का दे रहा है, इधर से कोई धक्का दे रहा है, इधर से कोई धक्का दे रहा है, बीच में ही 3 तरफ से बराबर बराबर, ये जो तीनों का एंगल, त्रिभुज का एंगल जो है सेम है, तीनों भुजाएं सेम है, तब के कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बीच में ऑब्जेक्ट है तो उस पर अगर तीनों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगे, जैसे कि मैं इसको एफ बोल देता हूँ,
इसको एक बोल देता हूँ, इसको एक बोल देता हूँ। तीनों तरफ से इधर एक बालक है, इधर एक बालक है, इधर एक बालक है, तीनों बालक बीच वाले ऑब्जेक्ट पे बराबर फोर्स से धक्का दे रहे हैं। तो क्या इस बीच वाले ऑब्जेक्ट पे कोई मूवमेंट होगा क्या? अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें कि भाई बीच में एक बालक रख दे और तीनों तरफ से का मतलब है ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। अगर ऐसा कंडीशन बनाए और देखे कि ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट होता है क्या? कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसका एक्सीलरेशन 0 होगा, यानी कि एफ भी 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सीधा फोर्स 0, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वैसे ही अगर इस पे कोई इस डायरेक्शन में खींचे, इस पे कोई इस डायरेक्शन पे खींचे, इसको कोई इस डायरेक्शन पे खींचे, तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। 3 बालक हैं, बीच के किसी ऑब्जेक्ट को या बीच में कुछ रखा है, उसको बराबर फोर्स से खींच रहा है, किसी रस्सी से बांध के खींच रहा है, किसी और डोर से बांध के खींच रहा है, जो भी है, तीनों बालक खींच रहे हैं। क्या इस पे कोई मूवमेंट होगा? क्या ये अपनी जगह से हटेगा? अगर हम करके देखें तो बिल्कुल नहीं, वो जहां पे है वहां पे ही रहेगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 है तो फिर से f इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है लंबे चौड़े, सीधा कॉन्सेप्चुअल अगर हम कॉन्सेप्ट का अगर यूज करें, थोड़ा बहुत दिमाग लगाए तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया था ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज के लिए। ऐसे ही हम स्क्वायर के लिए भी देख सकते हैं। अगर स्क्वायर के चारों कोनों से बीच पे अगर कोई बराबर फोर्स लग रहा है, इधर से F, इधर से F, इधर से F, इधर से F, चारों जो फोर्स हैं वो बराबर हो, तो फिर से A इक्वल टू 0 हो जाएगा, F इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 कोनों के लिए भी सही है, 4 कोनों के लिए भी सही है। कोई भी आकृति दे दे हमें, 5 भुजाओं वाली आकृति दे दे, पांचों कोण बराबर होना जरूरी है। पांचों कोण से बराबर अगर फोर्स लगता है सेंटर पे, केंद्र पे, तो जो फोर्स आएगा वो हमेशा 0 आएगा। 5 कोण वाला दे, 6 कोण वाला दे, 100 कोण वाला दे, 1000 कोण वाला दे, जो सेंटर पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा 0 होगा। अब इस पे हमने क्या देख लिया कि अंदर की ओर ये जो है फोर्स है वो लग रहा है। यही अगर बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा कि ये सेंटर है, ये स्क्वायर है, चारों कोने, चारों जो एंगल है बराबर है, चारों जो भुजाएं हैं वो भी बराबर है। इस पे अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, 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 तो क्या होगा? तो होगा कि टोटल जो बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे जो एक्सीलरेशन है वो 0 होगा, इसीलिए एफ भी 0 होगा। ठीक है, तो जो सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा वहां पे हमेशा फोर्स 0 होगा। इसको कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट वाला फार्मूला है, लेकिन वो लंबा चौड़ा है, उससे भी मैं बता दूंगा। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको इसी तरीके का यूज करना है। देखते हैं उस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इधर कोई फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, सब बराबर है। अब आप क्या करें? अब ये जो 360 है वो बराबर 4 भाग में बटा, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं थीटा कितना होगा। ये हो जाएगा 90 एंगल। ठीक है, अब हम कोई भी चारों में से कोई भी 2 वेक्टर पहले उठाते हैं। या तो हम इन दोनों को उठा सकते हैं, या तो हम इसको और इसको उठा ले, या तो हम इसको और इसको उठा ले, तो भी चलेगा। ठीक है, मैं पहले इन दोनों को उठा के सॉल्व करता हूँ, फिर मैं और एक और तरीके से बताऊंगा जिसमें और जल्दी हो जाएगा। तो ये हुआ F, ये हुआ F, ये हुआ F, ये हुआ F।
इन दोनों एप का रिजल्टेंट देखूं तो किधर होगा, ये होगा ऊपर की ओर। इन दोनों एप का रिजल्टेंट देखूं तो ये होगा नीचे की ओर। ये भी बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर फोर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल उतना ही है जितना यहाँ पे है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा। और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई एक ऑब्जेक्ट को उतने ही ताकत से ऊपर की ओर खींचे और उतने ही ताकत से नीचे की ओर खींचे तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उसका एक्सीलरेशन जीरो ही रहेगा, वही का वही रहेगा। एक्सीलरेशन जीरो मतलब फोर्स भी जीरो। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, रिजल्टेंट वाले फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। R इक्वल टू 2R cos 180 डिवाइड बाई 2। 180 कहाँ से है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 है। जो थीटा हम बोलते थे, थीटा बाई 2 जो होता था वो 180 बाई 2 है। तो ये हो जाएगा 2 सॉरी ये R डेस कर देता हूँ, दोनों R हो गया था। तो ये हो गया 2R cos 90। cos 90 का जो वैल्यू होता है वो जीरो। ठीक, तो क्या आ गया, रिजल्टेंट जो फोर्स आया वो जीरो आ गया। वहां से भी शॉर्टकट ट्रिक्स से भी कॉन्सेप्चुअल जो लगा रहे थे वहां से भी जीरो आ रहा था, यहाँ से भी जीरो आ रहा था। बात यह है कि कॉन्सेप्ट से जल्दी आप 2 सेकंड में पता लगा लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे आपको पता चल जाएगा, इससे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट आप यहीं से देख सकते थे, एक तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक फोर्स जो है इधर की ओर है, जस्ट अपोजिट में उतने ही बराबर फोर्स है, तो दोनों के कारण जो रिजल्टेंट, जो इन दोनों बस के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होता वो हो जाता जीरो, इसके कारण और इसके कारण। ऐसे ही इसके कारण और इसके कारण जो रिजल्टेंट आता R2 बोल देता हूँ, वो भी हो जाता जीरो। तो टोटल जो फोर्स हो गया वो हो गया डायरेक्ट जीरो। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आकृति हो, सभी कोण बराबर हैं और सभी कोणों से बराबर फोर्स लग रहा है, तो सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। नोट करने का टाइम ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूले को, फिर आप नोट कर लेना। मैं थोड़ा डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है। पहला जो रिजल्टेंट वाला जो फार्मूला था वो लिख देता हूँ मैं। वैसे बस मैं आज रिवीजन क्लास कर रहा हूँ, कल से आप अच्छे से नोट बना लेना। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आज की, है ना, तो थोड़ा सा फ्लो में चलिए। कोई दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड a है, b है, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, उनके रिजल्टेंट का जो फार्मूला है वो ये होगा। कोई वेक्टर है a, कोई वेक्टर है b, उनके बीच का एंगल थीटा है तब का। ये एक फार्मूला लिख लीजिए। और इसका एक कंडीशन, जब a बराबर b हो, यानी कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, तब हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ये आप ये लिख लीजिए। अभी तक हम
अभी तक हमने जो देखा है, तो उसका जो मेन पॉइंट था वो ये था, आप वो लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए कि अगर कोई आकृति है जिसके सभी एंगल बराबर है, सभी कोण बराबर है, जैसे कि ये त्रिभुज जिसके 60 60 60 हो, तब का कंडीशन बोल रहा हूँ। एक वर्ग है स्क्वायर, यानी कि इसका एंगल 90 90 90 90, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी आकृति के सारे कोण एक जैसे हैं, तब उसके सेंटर पे अगर हमें फोर्स निकालना है, तो अब हर एक कोने से अगर उस पर सेम तरह के फोर्स लग रहे हैं, बराबर फोर्स लग रहे हैं, तो सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ये आप नोट डाल के लिख लीजिए। ये तीनों कंडीशन भी लिख लेना। अब जो भी ब्लैक बोर्ड में ये अभी तक का हमने जो पढ़ा है वो सब है, आप ये सभी चीज़ें नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जरा सा सोचना है न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है, तो जो सेकंड लॉ है उसके बारे में सोचना है कि लॉ जो था, जो दूसरा नियम जो था, गति के जो दूसरा नियम था वो था क्या वास्तव में।
उसके बारे में आप जरा सा सोचिए। हो सकता है आप में से कुछ बोले कि F इक्वल टू ए में है, कुछ बोले F इक्वल टू dp बाई dt है। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन मास और एक्सीलरेशन का। किसका मास? कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो a एक्सीलरेशन से गति कर रहा है, a त्वरण से गति कर रहा है, m उसका द्रव्यमान है, तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो F होगा। ये फॉर्मूला ये बताता है। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बताता है कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसके बराबर ही उसका फोर्स है। ठीक है, तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये था। ये जो रिजल्ट है वो इससे आया हुआ था। अब कैसे आया था? F इक्वल टू डी बाई डी टी एम वी। ठीक है, P को हम एम वी लिखेंगे। मोमेंटम, इसको क्या किया था हमने? डी वी बाई डी टी इक्वल टू एम ए। अब क्वेश्चन ये है कि हमने m को बाहर निकाला तो निकाला क्यों? अवकलन में, डिफरेंशिएशन में है, हम किसी चीज को बाहर कब निकाल सकते हैं? हम बाहर तब निकालते हैं जब वो कांस्टेंट हो। क्या हर एक चीज का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है? क्वेश्चन ये, अगर रहता होगा तब F इक्वल टू ए में आएगा, लेकिन अगर नहीं रहेगा तब ये नहीं आ पाएगा, फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब क्या कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं आता? तो अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि हम जो नॉर्मली देख पाते हैं, उनमें लगभग जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अगर उनमें मोशन हो रहा है, तो मोशन उनका वेलोसिटी, स्पीड जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका मास भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो हम वहां पे F इक्वल टू ए में अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो फार्मूला है, ये जो लॉ से आया है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ये हमेशा सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये जो हमने फार्मूला लाया वो तब के लिए है जब m जो है कांस्टेंट हो। अगर m कांस्टेंट नहीं हुआ तब हम वहां पे ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वहां पे कुछ अलग तरीका हमें यूज करना पड़ेगा। आप आगे चल के साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा कि हम वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहां पे इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हम इस फार्मूले को वहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। ये वाला जो फार्मूला है ये सभी जगह सही है, इसमें कोई ये भी सही है, लेकिन तभी यूज होगा जब m कांस्टेंट हो। तो ये हुआ, जो ये है वो था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप ये नोट कर सकते हैं, मैं ठीक से लिख देता हूँ, फिर से आप नोट कर लेंगे। F बराबर होगा dp बाई dt के, और यहाँ से आया d बाई dt एम वी। अगर m कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल दिया, d बाई dt वी इक्वल टू एम ए। ए होता है त्वरण, त्वरण का मतलब होता है वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज, उसी को हम बोलते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन या वेलोसिटी। ठीक, नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसी का यूज़ करके हम फर्स्ट लॉ को भी निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और इसी का यूज़ करके हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी निकाल सकते हैं। तो हम अभी सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे निकाल पाएंगे वो देखते हैं कि आज से F इक्वल टू एम से वो चीज़ पता चल पाएगा क्या। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सिंपल सा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है तो मोशन ही करते रहेगा। अगर उस पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है वो जीरो हो, जो बाहर से जो नेट फोर्स उस पे कोई लगेगा वो अगर जीरो है तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर रुका है, अगर इस पे मैं कोई फोर्स नहीं लगाता हूँ, इस पे जो भी जो फोर्स लगाऊं वो अगर नॉन जीरो है तब का देख लेता हूँ, और फोर्स अगर जो लगा रहा हूँ वो जीरो है उसको देख लेता हूँ। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो जीरो है, इसका मतलब सेकंड लॉ से जो आया था F इक्वल टू ए में, इसमें क्या हो गया कि F इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू ए में, तो एम तो जीरो हो नहीं सकता, द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वही जीरो था। तो ये इसको पहला कंडीशन लिख लेना, इसको सेकंड कंडीशन लिख लेना। पहले कंडीशन के बारे में बोला कि भाई अगर मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं है, कोई फोर्स लगाया ही नहीं जा रहा है, तो उस पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन बराबर होता है dv/dt। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक्सीलरेशन बराबर जीरो dv/dt। अब ये जीरो कब होगा, जब v जो है वो कांस्टेंट होता है, v जब नियत रहता है, v का वैल्यू जो नियतांक है, तब जो a का वैल्यू है वो जीरो आएगा। यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे रुका है, इसका मतलब जीरो है। तो यहाँ पे अगर dv/dt भी जीरो है, f भी जीरो है, अगर f जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो है। तो ये क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो रुका है वो रुका ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। तो ये था आधा पार्ट फर्स्ट लॉ का। सेकंड आधा पार्ट क्या है कि अगर अगर उस पर पहले ये देख लेते हैं कि अगर फोर्स उस पर लगा रहे हैं तो क्या होगा। फोर्स लगाएं तो F इक्वल टू ए में फोर्स जीरो नहीं है, एम तो पहले से जीरो नहीं था, तो ए भी जीरो नहीं होगा। F नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर यानी कि अगर कोई फोर्स प्रेजेंट है तो एक्सीलरेशन भी होगा उसमें। अब देख लेते हैं दूसरा कंडीशन कि अगर कोई एक और कंडीशन जहां पे ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से गति कर रहा है, अगर उसके वेलोसिटी या उसके स्पीड जो भी है, अगर उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो उस पर क्या कोई फोर्स लग रहा है वो देखते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो फार्मूला आया F इक्वल टू एम ए से। यहाँ पे d जो v है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, a कितना होगा dv/dt। v तो है कांस्टेंट, इसका मतलब a जो है जीरो हो जाएगा। अगर a जीरो है तो f भी जीरो हो जाएगा, a जीरो देन f इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बताया भाई, अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस पे एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये है कि उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि बाहर से अगर कोई फोर्स ना लगाए, बाहर से अगर कोई बल ना लगाए, तो ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो रुका रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर गति कर रहा है तो वो गति करता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज पैदा करने वाला कौन होता है, फोर्स होता है। चेंज पैदा करने वाला
बल होता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो आज का आपका क्लास इतना ही था। अगले दिन हम देखेंगे आपका जो भी अगला टॉपिक होगा, उस पर आगे बढ़ेंगे।